गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की हमारी जो काउंसलिंग हम रखी है आप सभी के लिए, ठीक है, वो फ्यूचर कोचिंग के अंतर्गत रखी गई है। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है, जैसे मैंने पीछे भी मेंशन किया हुआ है कि सीटेट और एसएससी जो आपके अपकमिंग एग्जाम है इनकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाली है, जिसमें से आपकी सीटेट की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुकी है, ठीक है, जिसकी आपकी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या होगी 27 और लास्ट डेट क्या है 26, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो फ्यूचर कोचिंग है वो कहाँ पर है, वो मुरादनगर रेलवे रोड है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी है। जो आपके अपकमिंग एग्जाम है आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हम वही करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके दो बेनिफिट हैं कि पहला, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है आप उनके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, ठीक। दूसरा, अब जैसे सीटेट का नोटिफिकेशन आया है तो इसके लिए भी हम क्या कराएंगे, आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सीटेट की बात करूं कि तो जैसा मैंने मेंशन किया हुआ है कि 2023, ये 2023 के लिए मेंशन है। आपको पता है सीटेट साल में 2 बार आता है। अभी का नोटिफिकेशन इस बार थोड़ा लेट आया है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो पूरे पूरे आपके पास अभी कितने 3 महीने पूरे के पूरे नेट आपके पास है, जिसमें आराम से आपकी जो तैयारी है वो विद रिवीजन हम आपकी करवा देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लासेस की, तो क्लासेस हमारे पास दोनों तरह की हैं, ऑनलाइन मोड में भी हैं और ऑफलाइन मोड में भी है। लिंक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर बाई चांस जैसे हमने क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं तो वो आपको हम दोबारा से उनको यहाँ पर, अगर आप ऑफलाइन हमारे पास जो बच्चे हैं उनको करवाएंगे, और जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहें और ऑनलाइन क्लासेस को वो देखें, ठीक है। उसी में आप ही का ही फायदा है। दूसरी बात आ जाती है कि अगर मैं सीटेट एग्जाम की बात करूं तो वो किस में आता है, आपका 2 लेवल में आता है। एक आता है प्राइमरी लेवल में, यानी कि जब आपको अगर प्राइमरी टीचिंग में जाना है तो वो आपको एक प्राइमरी लेवल का एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बिना आप सुपर टेट में नहीं बैठ सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्या मतलब होता है कि अब आप टीचर बनने के लिए तैयार हैं। सीटेट के बाद ऐसा नहीं कि आप टीचर बन गए, बल्कि आप क्या हैं, आप एलिजिबल हो गए हैं कि जो भी अब टीचर के लिए वैकेंसी आएगी जिसको आप सुपर टेट कहते हैं, उसके लिए आप क्या हो गए हैं, एलिजिबल हो गए। इसका एक फायदा होता है कि ये पूरा सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है ना। इसको कहते ही ये है सेंट्रल टीचर एंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, सॉरी, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 2 लेवल पे है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी लेवल पर। सेकेंडरी लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर सब्जेक्ट का थोड़ा सा आपका डिफरेंस आता है। प्राइमरी लेवल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और सीडीपी और सब्जेक्ट पेडागोजी, ये क्या रहते हैं, कॉमन है सभी के, 1 to 5 इतना ही आता है। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा सब्जेक्ट का चेंज आ जाता है। जो मैथ्स के लिए करते हैं उनके पास मैथ्स होता है, जो साइंस वाले होते हैं उनके पास मैथ और साइंस दोनों होते हैं, ठीक है, और बाकी सबके पास क्या होता है, एसएसटी होता है। तो यानी कि जो साइंस और मैथ्स के लिए आते हैं बच्चे उनको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, साइंस भी और मैथ्स भी। तो मैथ्स की, हिंदी की, साइंस की, एसएसटी की सबकी क्लास आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है सीडीपी। जब भी सीटेट की बात की जाती है, सुपरटेट की बात की जाती है, टीचिंग एग्जाम की बात की जाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा आता है, सीडीपी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये हो गया एक पर्टिकुलर बेस पे कि आपको बच्चे को पढ़ाना कैसे है, वो सारी चीजें हम उसमें बताते हैं। दूसरा आता है सब्जेक्ट पेडागोजी, कि आपको एक पेडागोजी हो गई कि आपको बच्चे के साथ कैसे डील करना है, दूसरी पेडागोजी हो गई कि बच्चे के इंटरेक्शन के साथ आपको सब्जेक्ट के साथ कैसे डील करना है, उस सब्जेक्ट को आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के साथ उसकी पेडागोजी जरूर आती है। आप हिंदी पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको हिंदी की पेडागोजी जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। इंग्लिश आपको पढ़नी है, इंग्लिश की पेडागोजी आपको पता होनी चाहिए। साइंस को आपको कैसे पढ़ाना है, पेडागोजी का मतलब कोई ज्यादा टफ साइंस या रॉकेट साइंस इतना नहीं है, इसका केवल ये मतलब है, ये पेडागोजी आपको ये सिखाती है कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है ना। सीडीपी ये बताती है कि हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर एक क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चे तो टॉपर नहीं बन सकते, है ना। 30 के 30 बच्चे बिल्कुल एक लेवल के नहीं हो सकते। तो सीडीपी आपको ये सिखाती है कि आप उनके डेवलपमेंट को एक बिल्कुल कैसे इवेलुएट उनको कैसे करेंगे, उन सारे बच्चों को, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं,
उसमें कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा डल है, उसी को तो आपको एक क्या कहते हैं, उसी को तो क्लास बताते हैं, आपको सीडीपी आपको यही बताती है। तो मेन सब्जेक्ट इसमें सीडीपी ही होता है। जितना अच्छे से आप सीडीपी कर लेते हैं उतना अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अदर अपकमिंग एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल, 9 मई को इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। नेक्स्ट आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है। ठीक है, ये आपका पुलिस जो डिफेंस में जाना चाहते हैं बच्चे, ये उनके लिए है। यहाँ पे नोटिफाइड आपका नोटिफिकेशन में भी मई और जून तक आपका पॉसिबिलिटीज है कि आ जाएगा। अगर मई और जून तक नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप एक एस्टिमेट ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम कब तक हो जाएगा? पॉसिबिलिटीज है सितंबर अक्टूबर। ये आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा कि 2023 जो अब ये चल रहा है, यहाँ पे एकदम से अब जो नोटिफिकेशन है वो अब आने शुरू होंगे। ये बात आप भी जानते हैं कि 2024 है, फिर तो अगर आप ये मान के चलिए कि आपको उसमें ज्वाइनिंग लेनी है, आपकी तरफ से इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको उस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। वो सरकार का काम है, वो राजनीति का काम है, आप उन्हें करने दें। एग्जाम करवाना आयोग का काम है, वो आपसे करवा रहे हैं और आपका काम है उस एग्जाम को निकाल के अपना सिलेक्शन लेना। तो मेरा मानना यह है कि आप इस बात पे तो बिल्कुल ना जाए कि नहीं 2024 में तो एग्जाम होंगे, आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये भर्ती बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जो भर्ती एक बार निकल जाती है वो फिर कंप्लीट होती ही होती है, चाहे वो टाइम कितना भी ले। वो टाइम किस वजह से लिया जा रहा है ये आप भी नहीं जानते और ये हम भी नहीं जानते, लेकिन टाइम आ गया है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं पता नहीं क्या क्या होगा, पहले ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, तब सोचेंगे तो फिर तो बेटा आप सोचते रह जाएंगे और समय आपका निकलता चला जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि 2023 अब ये है, यहाँ पर जॉब नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो मुझे ये जॉब क्रैक करनी ही करनी है। और विदाउट गाइडेंस ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि चल रही हैं, तो ज्वाइन अस। और उसमें आपको गाइडेंस, रिवीजन और प्लस आपकी क्लासेस, ठीक है, टाइम टू टाइम आपका पूरा सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट कराया जाएगा। लास्ट में आप ये खुद रियलाइज करेंगे कि अब आप पूरे एक वनडे एग्जाम के लिए तैयार हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब उसमें ये सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि भाई आचार संहिता लगेगी, 2024 में इलेक्शन होंगे, ये फिर से भर्ती बंद करा देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आचार संहिता का मतलब होता है कि सरकारी कामों का कुछ दिन के लिए क्या हो जाना, बंद हो जाना, उसके बाद वो फिर से रीओपन होते हैं। अगर आपने एग्जाम निकाल लिया, आपने ये सोचा कि अभी एग्जाम बंद हो गया, भर्ती बंद हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, फिर से रीओपन किया जाता है। आचार संहिता का मतलब ऐसा बहुत लोग अज्यूम कर लेते हैं ना कि नहीं 2024 में इलेक्शन है, ये भर्ती तो बस निकल के एम ही बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो करने वाला होता है ना उसे सरकारी कामों से कोई मतलब नहीं होता, और जो ना करने वाला है तो वो बहाने ढूंढते रहते हैं। तो आप लोग उस भीड़ का हिस्सा ना बने, आप अपने एग्जाम पे फोकस करें। सीटेट और जो से अपकमिंग एग्जाम मैंने आपको बताए हैं, आप इन दोनों के लिए ज्वाइन करें हमारी क्लासेस, और हमें ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है ना। ऑफलाइन में ये फायदा है कि आपका साथ साथ यहीं पे रिवीजन होगा। ऑनलाइन में हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपका रिवीजन आप कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं पता लगा पाएंगे, है ना। आपके घर तो हम देखो जा नहीं सकते, सीधी सी बात है। आप हमारे सामने रहेंगे, हमें ये डाउट हो रहा है कि बच्चा नहीं घर पे पढ़ रहा है, तो हम उसे यहीं पे रिवाइज करवाएंगे चीजों को, हम उसे 10 मिनट 15 मिनट फालतू यहीं पे देके बेटा रिवाइज करके तब आप जाइए। उसी में आप ही का ही फायदा है। ऑफलाइन का फायदा ही ये होता है कि एक तो आपका इंटरेक्शन बढ़ता है हमारे साथ, दूसरा ये होता है कि आप टीचर से वही के वही अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि टीचर को ये पता चल जाता है कि जो वो जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है वो बच्चा पढ़ कितना रहा है। ठीक है, एक टीचर को कुछ भी नहीं चाहिए होता है सिवाय इसके कि उसने कोई नॉलेज बच्चे को दी, वो नॉलेज बच्चे ने ली कि नहीं ली, है ना। तो वही हमारा इंटेंशन ये है कि भाई आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां पे पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि भाई आपने ऑनलाइन क्लास देख लिया, आप 1 घंटे के लिए तो बैठ गए, 15 मिनट के लिए आप बैठ गए, नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, आपने फोन रख दिया कि चलो ये क्या क्लास कहीं भागी जा रही है। क्लास में तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, ऑफलाइन क्लास में वहां तो आप बैठे हैं तो टीचर के सामने हैं, इंटरेक्ट है, क्वेश्चन भी किया जाएगा आपसे, आपको वो आंसर भी करना होगा, आपको टाइम टू टाइम टेस्ट भी देना होगा, है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा और आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका सीधा सीधा फायदा किसे होगा, आपको होगा। एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, सीधी सी बात है ना। तो इसी चीज को सोचते हुए हमने ये पूरा एक आपको मैंने समझाया है, पूरा एक शेड्यूल समझाया है, अपना पढ़ाने का तरीका समझाया है कि किस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो
ये आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो अभी के अभी निकल जाए, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम की बात तो हो गई, नोटिफिकेशन हमने बता दिया कि भाई नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। मैंने पीछे यहाँ पर 3 वर्ड लिखे, एक लिखा है फोकस, रिवाइज एंड रिपीट। क्या मतलब है इस चीज का? अब आप कहोगे कि मैम फोकस मतलब फोकस हो जाइए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, रिवाइज मतलब आप उसे रिवाइज कीजिए, रिपीट मतलब उसे रिपीट कीजिए, है ना, कि बार बार आप उसे क्या करते रहिए, दोहराते रहिए। यही मतलब है ना? हाँ यही मतलब, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर फोकस का मतलब क्या है। हमने जैसे आपसे बताया कि भाई 2023 में एग्जाम की वैकेंसी आई, तो आपके लिए तो ये क्या हो गया, एक चांस हो गया ना, आपके लिए तो चांस है ना ये। आयोग का तो काम है, आयोग पे मत जाइए। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब खंगालते रहते हैं, एग्जाम होगा कि नहीं होगा उस चीज से आपको क्या मतलब है। अगर होगा और आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, सच्चाई बताते हैं आपको। अगर एग्जाम हो गया, आयोग ने डेट निकाल दी और उसमें आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्या करेंगे उसमें जाके, ये देखने जाओगे कि एग्जाम कैसा आता है, यही देखने जाते हैं ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, मैंने पूछा कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी है अभी? वो मुझसे क्या कहेंगे, नहीं मैम अभी तो देखने जा रहे हैं। क्यों? मेला लगा हुआ है वहां पे। आप देखने जा रहे हो एग्जाम को, वो एग्जाम का कोई मेला लगता है क्या? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले क्या करते हैं, वो सिलेबस ही अपना एग्जाम पेपर को समझते हैं। जब आपको पूरा शेड्यूल वहां पर दे दिया गया है कि ये आपका सिलेबस है, ये चीजें आपको पढ़नी है, तो फिर आप यूट्यूब में आप उसमें आप क्लासेस की बजाय आप ये खंगालते हैं कि कब पेपर होगा, आयोग क्या कह रहा है, किसने क्या नोटिफिकेशन डाला। आप उसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। अगर आप उसे बदल सकते हो तो आप उस काम को करें, वरना तो आपका काम है मेहनत करना। वो फोकस उसी को कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है फोकस, ये फोकस उसी बात को कहना है कि आपने फोन साइड में रख दिया। फोन आपको तब उठाना है जब आपको कोई क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, है ना। फोन आपको तब उठाना है जब आपको कोई डाउट है, आपको कोई कंटेंट देखना है ना, या कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 6 महीने के लिए तो भूल ही जाइए कि कुछ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये भूल सकते हो तो सोचना कि हाँ आप एलिजिबल हो एग्जाम में बैठने के लिए, वरना तो फिर नहीं, भूल जाइए आप। क्योंकि यहाँ तो तपाना पड़ता है हर तरह से खुद को। अगर आप खुद को तपाने की कैपेसिटी रखते हैं तो बैठिए, वरना तो फिर रहने दीजिए। जॉब बहुत है दुनिया में, जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, आप प्राइवेट जॉब चले जाइए, आराम से फोन चलाइए, जितना वो 8 घंटे की 10 घंटे की आपसे नौकरी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आके आप आराम से फोन चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए, जो भी आपको चलाना है, ट्विटर, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे ऐप हैं जो रील बना रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी रील बना रहे हैं, है ना। हम किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करते, लेकिन जिसको मेहनत करनी है वो अपना घर पे बैठ के करेगा। उसके पास मतलब नहीं है उसे किसी भी चीज से कि मुझे मेरे पास फोन आईफोन है या मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। उसके पास नोकिया 1200 भी होगा ना, उसे कॉल करने के लिए चाहिए, वो उसी से काम चला लेगा अपना। कंटेंट के लिए बहुत चीजें मिल जाती हैं, बुक है आपके पास, और मुझे नहीं लगता कि बुक से अच्छा कंटेंट आपको कहीं से भी मिलेगा। फोन भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है हर तरह से। हम ये खुद कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कि भाई आप फोन ले रहे हैं या स्मार्टफोन आपके पास है, लेकिन वो भी तो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना। आप कितनी देर उसमें कंटेंट पढ़ोगे? बुक आपके पास है, बुक में कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, बुक में कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आने वाला, या आएगा? कहीं नहीं आता, है ना। तो एक कहने का मकसद यही है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को ऑफलाइन रखेंगे उतना ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा मैंने कहा रिवाइज। जिस चीज को आपने फोकस करके पढ़ा है, फोकस को रिमेन रखिए और उस चीज का रिवीजन आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उसको कीजिएगा। जितनी बार आपका मन करता है ना कि आप फोन उठा के इंस्टाग्राम पे रील देख लो, जितनी बार आपका मन करता है यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लो, है ना, तो उतनी बार में अच्छा है कि आप बुक उठाएं और बार बार उसे रिवाइज करें। बुक को अपना फोन बना लीजिए। तो अब आप सोचिएगा कि अब आप क्या है, अब आप अपने आप को तपा रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप को आपके पास आने से पहले ये देखती है कि आपके पास क्या है मुझे देने के लिए। अगर आपके पास कुछ है देने के लिए तो आप उसे दिखाइए, भाई हम क्या कर रहे हैं, हम मेहनत दे रहे हैं अपनी पूरी। दुनिया है, आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। जिनको करनी है ना वो कर रहे हैं और लगे हुए हैं।
उनको पता है उस चीज की वैल्यू क्या है। और जिनको प्राइवेट में जाना है वो प्राइवेट में जा रहे हैं, उनको उस चीज की वैल्यू पता होगी। हम किसी को पर्टिकुलर ये क्यों कहें कि सारे आप लोग बस में ही आ जाइए, गवर्नमेंट जॉब में आ जाइए, या सब लोग ही प्राइवेट में जाइए। किसी का डिफेंस में जाने का मन है, हम सुबह वॉक के लिए जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, हम खूब देखते हैं बच्चों को 4 बजे 3 बजे से बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उनको प्रकृति नहीं देखती है? क्या उनको नेचर नहीं देखता है? जरूर देखता है। और जिनको नेचर मेहनत करता हुआ देखता है, क्या नेचर उसको नहीं देगा उसका फल? बिल्कुल देगा। आप भगवान भरोसे बैठे हैं, वो बच्चे मेहनत के और नेचर के भरोसे बैठे हैं। जो मेहनत करता है वो नेचर के भरोसे बैठता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैडम ये नेचर नेचर क्या कह रही है, लेकिन देखती आपको कौन है? प्रकृति ही देखती है। आप बुक रख के साइड में सो गए, है ना, बुक बंद है, बुक भी ये सोचती होगी कभी कभी, ये मुझे पढ़ने के लिए उठाया था या मुझे सोने के लिए उठाया था। फोन अभी हाथ में आ जाता तो फोन तो पूरी रात भी चलता रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती इस आदमी को, है ना। फोन तो सारी रात भी नींद नहीं आने देता, बुक से कैसे 1 घंटे में नींद आ गई? क्योंकि आपने अपनी मेंटालिटी ऐसी बनाई है। मैंने कहा ना, बुक को अपना फोन बना लीजिए, बुक भी नहीं सोने देती है। बुक भी आपको सोने नहीं देती है बिल्कुल भी। और कब तक नहीं सोने देगी? जब तक आपका रिवाइज पूरा ना हो जाए। रिपीट, जो शेड्यूल आपने बनाया है, मुझे एक टॉपिक को क्या करना है? फोकस होके पढ़ना है, फिर उसको रिवाइज करना है। इस शेड्यूल को आपको क्या करना है? रिपीट करना है। कब तक? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। आप शेड्यूल कौन सा रिपीट करते हैं? कौन सा शेड्यूल रिपीट होता है? कि भाई अभी साइड में फोन रखा है ना, फोन पे रील चलेंगी, वो शेड्यूल रिपीट होगा। हर घंटे मुझे रील देखनी है ना, हर घंटे। फिर दिमाग में आएगा चलो यार 1-2 रील हम भी बना लेते हैं, लोगों को पैसे मिल रहे हैं इससे, है ना, तो 1-2 रील हम भी बना लेते हैं। ठीक है, आप बना लीजिए, है ना। सरकार को भी या भगवान को भी जरूरत नहीं है। क्या है आप इस दुनिया में? कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। कब तक नहीं है? जब तक आपके पास कोई पोस्ट नहीं, जब तक आपके पास कोई तजुर्बा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तब तक आप इस धरती के लिए, इस प्रकृति के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो एक मैं बात कहती हूँ हमेशा, जितने भी बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैं हमेशा सभी से ये बात कहती हूँ कि लाइफ जो है ना वो आपकी है, मेरी तो है नहीं, या आपके पेरेंट्स की तो दी हुई है। आपका काम है उस लाइफ को क्या करना? एक सिस्टमैटिक वे में बना के रखना। और आप क्या करते हैं उसे? आप उसे इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं उसे क्या कर देते हैं? बिल्कुल खराब कर देते हैं। आधा ये सोचकर आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, नेक्स्ट तो आएगी जॉब। अरे नेक्स्ट जॉब जब आएगी आएगी, अपनी एज भी तो देखो, है ना। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, उनके बारे में तो सोचो। वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तुम्हें हर रिसोर्स दे रहे हैं, उनका भी तो सोचिए। उनको भी तो आपको जितनी ज्यादा जल्दी होनी चाहिए वो एक पैशन दिखाई नहीं देता, है ना। कुछ बच्चों में दिखाई देता है और वो बच्चे कामयाब भी होते, लेकिन सभी में तो ये चीज पैशन दिखाई नहीं देता। ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन वे होना चाहिए सभी का मेरे हिसाब से। काम है जो आपकी कंट्री है, जिसके लिए आप जॉब कर ले रहे हैं, उसको क्या करना? उसको अपनी लाइफ का थोड़ा बहुत योगदान देना, है ना। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आर्मी में लोग बाग नहीं जा रहे? अभी जैसे आपने देखा होगा क्या किया था आर्मी में, कि अग्निवीर बता दिए, है ना, कि अग्निवीर आएंगे। अब उनको सोल्जर्स ना कह के क्या कहा गया? अग्निवीर कहा गया। अग्निवीर क्यों कहा गया? कि भाई उनकी जॉब जो होगी वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो, है ना। उसमें भी लोगों ने दंगे किए। दंगे करने वालों की तो चलो हम बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लेकिन क्या अग्निवीर में बच्चे नहीं गए? खूब गए हैं। तो बात वहीं आ जाती है, जिसको जाना होता है ना, और जिसको जहां जाना होता है वो वही जाके रहता है। उसके लिए उसे क्या करना होता है? अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को इस जो प्रकृति है उसे दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, या मैं मेहनत कर रही हूँ। क्या वहां अग्निवीर में बच्चे नहीं गए? खूब गए हैं। और तीनों सेनाओं ने निकाले, और तीनों सेनाओं में बच्चे जा रहे हैं। अपने आप को ऐसा बनाइए कि मुझे तो ये काम करना ही करना है। काउंसलिंग का मतलब ही ये होता है कि आपका जो माइंड है उसको सच्चाई दिखाई जाए कि आप कर क्या रहे हैं और आपको जीवन में करना क्या है ना। मैं ये कह रही हूँ कि भाई आप अपने आप को तैयार करके रखें। तैयार किस वजह से?
तैयार किसके लिए? तैयार करके रखे हम अपने देश